नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजा था तो जानकारों ने उसे प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक बताया था। अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने पड़ोसी देश भूटान को चुना। बाद में वो नेपाल भी गए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बात नहीं बनी। पाकिस्तान ने तो खुलकर भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम दिया और उसके साथ बातचीत बंद करनी पड़ी, जबकि चीन भारतीय हितों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। चीन ने सितंबर-अक्टूबर में मैरीटाइम सिल्क रूट और वन बेल्ट वन रोड की बात की थी और हाल ही में उसने श्रीलंका सरकार से हम्बनटोटा बंदरगाह 99 वर्षों के लिए लिया है। इसके अलावा चीन ने भारत के पड़ोसी मालदीव के साथ मुक्त व्यापार का भी एक समझौता किया है और नेपाल के साथ भी अपने संबंध बढ़ा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस तरह भारत के 3 करीबी पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में चीन की दिलचस्पी बढ़ी है, उसे देखते हुए भारत न सिर्फ चिंतित है बल्कि आगे की रणनीति पर भी काफ़ी सतर्कता से बढ़ रहा है। आधिकारिक तौर पर भारत ने इन तीनों देशों के साथ चीन के बढ़ते रिश्तों को लेकर कोई आपत्ति तो दर्ज नहीं की है, लेकिन इस बात की उम्मीद ज़रूर जताई है कि ये देश उसके हितों व संवेदनाओं का ख्याल ज़रूर करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है और उनकी हर संभव मदद करता है, तो पड़ोसी देश भारत के साथ वैसे ही मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों नहीं रखते? इसके क्या कारण हैं और क्या भारत को अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर एस डी मुनी और वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर एस डी मुनी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि हाल के दिनों में जो हमने देखा है कि चीन एक तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिबूती तक वो पहुंचा है, म्यांमार में भी उसकी दखलंदाजी है, बांग्लादेश के साथ भी वो अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है और श्रीलंका के साथ भी उसने अपने रिश्ते किए हैं और हाल ही में उसने मालदीव के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है जो भारत के साथ होना था। नेपाल में भी एक नई सरकार बनने जा रही है जिसको कहा जा रहा है कि वो चीन के ज़्यादा नज़दीक होगा। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हुई हैं या चीन की जो गतिविधियां, इससे भारतीय हितों को कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, ये बड़ी चुनौती है मैं समझता हूँ भारत की नीति के सामने, और उसकी वजह ये है कि पहले तो हमारे पड़ोसी जब हमसे बहुत परेशान हो जाते थे तो चीन को या किसी बाहर की शक्ति को लाने की कोशिश करते थे। अब का जो माहौल है उसमें चीन के अपने हित इतने सशक्त हैं कि वो दक्षिण एशिया में पूरी तरह से आना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन और सब मुल्कों के लिए, और उसके कारण है, उनके आर्थिक कारण है, उसलिए उनके सामरिक कारण है, उनके अंदर जो तिब्बत और सिंसियांग में ट्रबल्स हैं उसके सब दक्षिण एशिया के देश उसके पड़ोसी हैं तो उसका कारण है। बहुत सारे उनके अपने कारण हैं और इसीलिए चाहे पड़ोसी हमारे कुछ भी करें, चीन दक्षिण एशिया में आएगा। और उसको संभालने के लिए अगर भारत को कोई नीति, आपने कहा नई नीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी स्थिति जो हम उखड़ रहे हैं अपने पड़ोस में, उसकी वजह क्या है। एक तो ये है जो आप कह रहे हैं कि चीन बहुत सशक्त होकर दक्षिण एशिया में आना चाहता है। दूसरा ये भी है कि दक्षिण एशिया के देशों में कहीं ना कहीं इतना बदलाव हो रहा है, चाहे मालदीव्स को देखें, नेपाल को देखें, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, और उस बदलाव में भारत एक पोलराइजिंग, एक डिवाइडिंग फैक्टर की तरह उभर कर आ गया। तो इसलिए जो सत्ता में रहे या ना रहे, उसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष ऐसा ज़रूर होगा जो भारत को नहीं चाहता है या उसकी आलोचना करना चाहता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक बात और है कि हमारी अपनी नीतियों को, जो आपने ठीक कहा, रिविजिट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें हमने बिना सोचे समझे या शॉर्ट टर्म नज़दीकी हालात को देखते हुए कदम उठाए हैं और उसका भुगतान हमको देना पड़ रहा है अब जैसे हालात हो रहे हैं। नेपाल एक कारण है, मालदीव्स दूसरा कारण आप देख सकते हैं अगर उसको चाहें तो। ये सब देखना पड़ेगा। अब बांग्लादेश में और श्रीलंका में आगे क्या होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है पड़ोस में। ठीक। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी, जैसा प्रोफेसर एस डी मुनी कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? और दूसरे क्या, क्योंकि आपका विदेश सेवा में एक लंबा तजर्बा है, नेपाल में आप भारत के राजदूत रहे हैं और भी कई देशों को अच्छी तरह से समझते हैं, क्या
वाकई एक वक्त आ गया है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जो अपनी विदेश नीति है उसको रिविजिट करना चाहिए? देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कई बार बोला है, फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है हमारी, एक डायनामिक चीज़ है। ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो रिश्ते हैं पड़ोसी देशों के साथ, जो हर एक सरकार कहती है कि दिस इज़ आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, नेबरिंग कंट्रीज़, तो उसको रिविज़िट करना सिर्फ अब नहीं कि हम देख रहे हैं चीन सब जगह उभर कर आ रहा है। हमेशा पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए, चाहे कोई क्राइसिस हो या ना हो। फॉरेन पॉलिसी एक डायनामिक चीज़ है, नंबर वन। नंबर दो, जैसे प्रोफेसर मोदी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखिए इन देशों के भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं जो इनके फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट, और इंडिया सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में जिनके जो हर एक दूसरे देशों से बॉर्डर शेयर करता है। मालदीव्स और श्रीलंका का छोटा सा जो समुंदर का हिस्सा है उसको भी बॉर्डर मान लीजिए तो, और उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नतीजा ये होता है कि एक ना एक पक्ष, जैसे उन्होंने बोला, एंटी इंडियन एक इशू बनाना बहुत आसान बन जाता है। नेपाल में जब मैं था, सबसे आसान तरीका एक नेपाली पॉलिटिशियन को डाउन करने का था कि उसे बोल दीजिए वो आप इंडियन एजेंट हैं। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ये फैसाइल एनालिसिस अगर आप करें कि चीन उभर के आ रहा है, भारत हेल्पलेस है और भारत की गलती है क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हैं और ठीक तरह से अपने विदेश नीति को संभाल नहीं पाए हैं, ये गलत होगा। कुछ बिल्कुल सही है कि एनालिसिस में जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको ठीक तरह उसको सुधारना, उसको कॉन्टेक्स्ट में और टाइम्स जैसे बदल रहे हैं उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना, वो सही है। गलतियां भी हुई हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हमारे पड़ोस देश हैं ये भी आइडियल देश नहीं हैं। इनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं और इसमें इंडिया एक पार्ट प्ले करता है जो दूसरे देशों में अलग अलग है। एक कॉमन पॉलिसी नेबरहुड का नहीं बन सकता। नेपाल के साथ एक पॉलिसी, म्यांमार के साथ कुछ दूसरा होगा, मालदीव्स के साथ कुछ तीसरा होगा। ये दे ऑल स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। ठीक, सुहासिनी, आपने दोनों पंडितों को सुना विदेश नीति के। आपका अपना क्या इस पे रुख है, क्या आपका असेसमेंट है कि ये जो हमारे पड़ोस में हो रहा है और ख़ास करके चीन की सक्रियता बढ़ रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कुर्बान, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ जितनी कॉमनैलिटीज़ हैं, आप भाषा की बात कर लीजिए, आप कल्चर की बात कर लीजिए, आप रहन सहन, खाना पीना, बात करने का लहजा, ह्यूमर, हर चीज़ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं जो चीन की नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो दक्षिण एशिया या भारत के पड़ोस में किसी और देश का इस तरह का इन्फ्लुएंस है जो भारत का है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से हम चीन के साथ अपनी बराबरी करना चाहते हैं ये गलत है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि भारत को शायद चाइना के विपरीत कदम लेने पड़ेंगे जो अपने आप को जो आकर्षक बनाए पड़ोसी देशों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम चीन के साथ बराबरी करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कितना डालते हैं, लेकिन अगर हम उन देशों के साथ काम करें जहां पर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हम मदद कर सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि आपको इतना कर्ज ना उठाना पड़े, हम उसमें मदद कर सकें, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मतलब अपना गुडविल वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत को याद रखना पड़ेगा कि हम चीन के खिलाफ बहुत कहते हैं दक्षिण एशिया में, लेकिन भारत खुद चीन के साथ काफ़ी मतलब बायलैटरल ट्रेड आई थिंक $70 बिलियन से भी ज़्यादा है। चीन का काफ़ी निवेश है भारत में। चीन की सबसे बड़ी मतलब हुआवे की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी जो है चीन के बाहर वो भारत में है। तो हम जब दूसरे देशों को कहते हैं कि आप चीन से ना लो निवेश, तो एक थोड़ा सा गलत लगता है। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि भारत का एक प्लेटफॉर्म हमने खो दिया है और वो है सार्क। मुझे पता है कि बहुत विदेश नीति के जो विशेषज्ञ हैं वो सार्क पे थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा सा कहते हैं कि 30 साल में सार्क ने कुछ किया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये भारत को एक प्लेटफॉर्म देता है अपने दक्षिण एशियाई देशों के साथ काम करने के लिए। बेशक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत
मतलब उलझ गए हैं और वहाँ हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर हम चीन के साथ बराबरी की बात नहीं आप कहती हैं कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए, सार्क की प्रासंगिकता बढ़नी चाहिए। प्रोफेसर श्री मुनि, सुहासिनी ने इन्वेस्टमेंट की बात की। सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक पक्ष नहीं हो सकता कूटनीतिक रिश्तों का। नेपाल के साथ हमारे जिस तरह के रिश्ते थे, अभी भी हैं, वो शायद चीन के अभी बनने में समय लगेगा। लेकिन अगर जैसा अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वहाँ भारत विरोधी भावनाएं अगर बढ़ती हैं तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा फिर चीन को ही होता है। उसी तरह से श्रीलंका के साथ भी कि वो हर तरह से हमारा नज़दीकी है, लेकिन अभी चीन वहाँ पहुँच गया। और यही चीज़ मालदीव के बारे में है कि मालदीव को हम अपना दोस्त समझ के चलते थे, हमारे साथ वो एग्रीमेंट करने वाला था FTA, पता चला कि वो चीन के साथ हो गया। और जो चीन न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, वो जिबूती तक पहुंच रहा है, उसको हम सामरिक तौर पर स्ट्रेटेजिक तरीके से किस तरह से कंटेन कर सकते हैं? देखिए, कंटेन करने के लिए एक बात तो सुहासिनी ने कही, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी बड़ी सॉफ्ट पावर, कल्चरल, सिविलाइजेशनल रूट्स हैं सभी कंट्रीज़ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सिविलाइजेशनल हेरिटेज के बेसिस पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बार बार इतिहास का संदर्भ देना, इतिहास से लोगों का पेट नहीं भरता, संस्कृति से लोगों का पेट नहीं भरता। और यहाँ पर एक बड़ा फ़र्क है, जो चीन की नीति है और हमारी नीति है, बड़ा फ़र्क नहीं लेकिन नुआंस्ड फ़र्क ज़रूर है। चीन ने इन देशों के भविष्य के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश की, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे पैसे देने का मामला हो। उनकी संस्कृति तो कुछ है नहीं वहाँ पर, तो सारा काम पैसे से कर सकते हैं। और आजकल भविष्य पैसे से लिखा जाता है, चाहे हम इसको लाइक करें चाहे नहीं करें। हमने भी उनके विकास, पड़ोसियों के विकास में पूरी साझेदारी करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी डिलीवरी डेफिसिट है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि हम वादे करते हैं, ईमानदारी से वादे करते हैं, लेकिन संस्थागत रूप से उन वादों को फलीभूत करने में पीछे रह जाते हैं। और जब आप पीछे रह जाएंगे तो जो भी टारगेट ग्रुप है, जो मुल्क है, वो ये देखेगा कि मुझे कौन कितना जल्दी फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसके पास हम जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश चीन की तरफ आज इसलिए झुक रहे हैं कि वो समझते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको फटाफट बना के दे देगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये दोस्ती करते समय वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभर कर डेट ट्रैप का आ रहा है कि आप ऐसे फंस जाएंगे कि आप सालों साल, दसियों साल उसमें से निकल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान रियलाइज़ कर रहा है, श्रीलंका ने रियलाइज़ किया, मालदीव्स अभी नहीं कर रहा है, बाद में करेगा, नेपाल अभी नहीं कर रहा है, बाद में करेगा। लेकिन इस बात को स्पष्ट करने की भी जो एम्बेसडर साहब ने कहा कि भाई भारत तो हमेशा से अच्छी नीति चलाता है, लेकिन देखिए जो पड़ोसियों में परिवर्तन हो रहे हैं, अगर आप उनको समझ नहीं पाएंगे और उसके अनुसार अपनी नीति को दोबारा परिभाषित नहीं करेंगे, तो ये दोष आप खाली पड़ोसियों पे नहीं डाल सकते। ठीक है, हमको रिविजिट करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। एम्बेसडर साहब, डिलीवरी डेफिसिट की बात की प्रोफेसर मुनी ने। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ तो ये सिलसिला चीन वाला चल रहा है, दूसरी तरफ चीन जब ग्वादर पहुंच गया था तो हमने चाबहार का एक रास्ता निकाला और चाबहार के ज़रिए से न सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया पहुंचने का भी रास्ता तलाश किया, और वो पिछले इस महीने से ही शुरू हो गया है। ऐसे में भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए जिसको कहते हैं कि अपने पड़ोसियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से हम वो कर सकें, उन्हें अपने साथ जोड़ सकें, और उनके जब दुख दर्द में हम शरीक होते हैं तो वो हमारी अच्छाई में भी शरीक हो। देखिए, पहला सवाल उस पर टिप्पणी करता हूँ। डिलीवरी डिफिसिट 100% सही है, और इन सर्विस एंड आउट ऑफ सर्विस हम जैसे लोग फ्रीली एडमिट करते आए हैं। ये अफ्रीका में फॉर इंस्टेंस हमारा जो एड प्रोग्राम है आईटेक का, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्लस जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जेन्युइन सॉफ्ट क्रेडिट दिए गए हैं अफ्रीका समिट्स में, वो बहुत सब्सटेंशियल है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है
वो फॉल्टी वो होता है, लेकिन बहुत स्लोली होता है। नतीजा ये होता है कि जो गुडविल भारत को मिलना चाहिए वो उतना मिलता नहीं है, क्योंकि सरकार जो है सारी दुनिया में, डेमोक्रेटिक सरकार भी लीजिए, वो इलेक्शन साइकिल के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए ये ख़त्म हो ताकि हमें कुछ क्रेडिट मिले। और आप सालों कुछ चीज़ों को लटका के रखेंगे तो उसमें से इंटरेस्ट लूज हो जाता है, आपका गुडविल फ्रिटर अवे हो जाता है। सो एक कहावत शुरुआत हुई थी अफ्रीका में, जो आजकल एशिया में भी जहाँ जहाँ हम एड दे रहे हैं, मैंने सुना है और मैंने पब्लिकली बोला भी है कि बहुत देशों में जो हमारी इज्जत करते हैं पॉलिटिकली, वहाँ भी ये कहावत है कि इंडिया प्रॉमिसेस बट चाइना डिलीवर्स। अब नेपाल में देखिए हुलाकू रोड्स जिसे कहते हैं, जो पोस्टल रोड, जो फिंगर रोड्स हैं, जो मेन रोड से सारे इलाके को जोड़ते हैं, सालों पहले एग्रीमेंट हो चुके हैं, सालों पहले सब कुछ तय हो चुका है, काम नहीं हुआ है। तो देयर इज़ नो डाउट दैट हमारा जो एड, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, और जहाँ जहाँ ठीक किया वहाँ हमें गुडविल मिला है, जैसे कि अफगानिस्तान में, लेकिन उस पर हमें बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जितना हम खर्चा करते हैं, जितना हम एफर्ट करते हैं, उसका गुडविल उतना हमें नहीं आता। अब रही बात दूसरे, आप सिक्योरिटी के जो इश्यूज उठाए चीन के बारे में, लुक, चीन को मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि भारतवर्ष, आई मीन यू नो, डिप्लोमेसी ऑपरेट्स एट डिफरेंट लेवल्स, लेकिन खुलेआम ऑफिशियली भारतवर्ष किसी भी देश में जाके ये नहीं कह सकता कि आप चीन को आने मत दीजिए। चीन तो भारतवर्ष में भी है, तो ये तो दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट वर्क। उसको करने के लिए डिप्लोमेसी के रास्ते चुनने पड़ेंगे। हमारा मैसेज ये है, जैसे मालदीव्स के बारे में अभी मैसेज दिया जी, और वो समझते हैं वो लोग कि हम क्या कह रहे हैं, कि वी वुड लाइक इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड। इसका माने है, सब्सटेंशियल माने है। हम नेपाल को भी ये कहते हैं। अब चीन पहले चुपचाप ट्रेड करता था, आजकल बहुत उभर के आ रहा है सामने पॉलिटिकली। इनफैक्ट जो लेफ्ट अलायंस हुआ है उसमें चीन का हाथ था। तो हमें वॉच करना पड़ेगा। हमें रिविजिट, तो मैंने ये नहीं कहा था कि रिविजिट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आता हूं दोबारा। रिविजिट हमेशा करना चाहिए। बस एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी एक संवेदनशीलता की ज़रूरत है कि भारत अपने जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान को आप एक तरफ कर दें, दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना मतलब भारत एक सब कॉन्टिनेंट है अपने आप में, कि थोड़ी सी मतलब सेंसिटिविटी हमें रखनी ज़रूरी है जब हम उनके मैटर्स पे कुछ कहें, या जैसे हम कह रहे थे कि उनके जो गवर्नमेंट हैं उसमें हम भेदभाव करें कि ये हमारे तरफ, हमारे पक्ष में एक सरकार है, ये हमारे पक्ष में नहीं है ये सरकार। तो उस वक्त हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि अगर हम इस एरिया में सबसे इतने बड़े हैं कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, और साथ ही स्वास्थ्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में, सारे पड़ोसी देशों को बुलाया था, वो जो गुडविल बनी थी और जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया और पता नहीं क्या क्या कहा गया, क्या उसको फिर हम सस्टेन नहीं कर पाए, या उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है? आई थिंक हमें याद रखना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बुलाया था, एक इक्वल तौर पे बुलाया था कि आप सब आइए हमारे शपथ ग्रहण सेरेमनी में। भारत और उनके पड़ोसी देश एक कुटुंब का एक हिस्सा हैं, तो एक जब घर में शादी होती है उन्होंने कहा था कि सबको न्योता दिया जाता है। लेकिन उसके बाद हमने जो देखा है कि जहाँ पर चीज़ें मतलब उधरने लगी हैं, वो है जहाँ पर भारत ने अपना थोड़ा सा मस्कुलर पावर दिखाया है। नेपाल में जैसे ब्लॉकेड हुआ तब जाके हमारी जो गुडविल वहाँ पर कम हो गई, या पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते, हमने जो पाकिस्तान के तरफ से जो दहशतगर्द आए थे, बेशक उसकी वजह से ख़राब हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी जब हमने फॉरेन सेक्रेटरी के टॉक्स ख़त्म कर दिए थे, या हमने अभी कहा कि हम साथ में नहीं जाएंगे, तो उसके बाद रिलेशंस बहुत ही मतलब डिटीरियरेट हुए हैं। मालदीव्स के साथ अब देखने लायक है कि क्या होगा। श्रीलंका के साथ बेशक उनकी जो सरकार जो बदली है वो शायद भारत के ज़्यादा पक्ष में थी, लेकिन ज़्यादा कुछ हम बना नहीं पाए उनके साथ। तो जहाँ पर भारत अपना मस्कुलर पावर बहुत
खुले तौर पे दिखाना चाहता है, वहीं पर पटरी अगर रेल पटरी से उतर जाती है थोड़ी सी। प्रोफेसर एस टी मुनि, क्या कुछ किया जाना चाहिए विदेश नीति को रीडिफाइन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, पॉलिश करने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वादा फरोशी मत करिए, जो वादे किए पूरा की जाए। गिव यू एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ जी। हम लोगों ने बहुत आगे बढ़कर नेपाल की मदद की जब अर्थक्वेक आया, और बहुत सारा प्रॉमिस भी किया पैसे को। जो पैसा यूटिलाइज होना है, ये 2015 में हुआ, 2014-15 में हुआ है। जो पैसा यूटिलाइज होना है उसका पहला एग्रीमेंट 2017 में हुआ। अब कोई पूछे क्यों हुआ ऐसा? श्रीलंका में हमें 50,000 घर बना के देने थे तमिल लोगों को, वो मामला अभी तक चल रहा है, 2009 के बाद की बात है वो। अब ये नहीं है कि इंटेंशनली ये किया जाता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये संस्थागत बंधन जो हैं, अगर हम इनको सुधार नहीं पाएंगे। आपने छाबहार की बात की, कितने बरस लगाए हमने छाबहार बनाने में, और अभी तक पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट। उसका एक हिस्सा आगे बढ़ा है, और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो अगर इस तरह से, पहली बात यह है, नेपाल में ट्रीटी का सवाल है, 1950 की ट्रीटी का सवाल है। हमने भूटान से बहुत खूबसूरती के साथ उस ट्रीटी को बदला, कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। नेपाल वाला मामला टल रहा है। या तो हम उनको समझाएं कि देखो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको बदलें इस ढंग से कि ना हमारे कोर इंटरेस्ट में कहीं दखल आए, ना उनकी सेंसिटिविटीज़ में कहीं कोई दखल आए। ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे आपको, मैं यही कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात दूसरा ये कि चीन के साथ आपकी अगर प्रतिस्पर्धा तो है ही है, चीन ने डाल दी उस प्रतिस्पर्धा, आपको उसको इकोनॉमिक लेवल पे भी मैच करना पड़ेगा। इन दी सेंस, ठीक है, वो $2 बिलियन खर्च करता है, आप 100 मिलियन खर्च कीजिए, लेकिन 100 बिलियन जो आप खर्च करेंगे वो एफिशिएंटली करके ये बताइए कि हमने चीन से ज़्यादा अच्छा काम किया है, कम इंटरेस्ट लिया है, आपको डेट रेट में नहीं झगड़ा है किसी ढंग से, और कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसको फाइन ट्यूनिंग करने के लिए फॉरेन पॉलिसी में इमीडिएटली क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपने जो सवाल किया, इसका एक इमीडिएट रिप्लाई अगर हो जाता तो आई वुड बी द ग्रेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी पंडित इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर मुनी ने जो प्रिंसिपल कहा अभी कि वी हैव टू, ये जो वादे जो करते हो सिर्फ पूरी तरह सिर्फ करना ही नहीं चाहिए, ठीक समय पे करना चाहिए। लेकिन जो उदाहरण दिए उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। उसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले कहा था, इन देशों में भी अपने प्रॉब्लम है, उसको हमें समझना चाहिए। उसके हिसाब से हमें पॉलिसी बनाने पे मजबूर बनना पड़ता है। अर्थक्वेक का जो पैसा था, नेपाल ने किसी देश का पैसा यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि नेपाल में नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी का इंचार्ज कौन होगा उस पर पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा होना था, और उस पैसे के लालच से उन्होंने साल भर तक एक घर तक नहीं बनाया किसी गांव में। उस विवाद में ना जाए, हम कहें कि भारत की विदेश नीति में क्या होनी चाहिए वो जरा बताएं। विदेश नीति जो है, एक तो देखिए, प्रायोरिटी नेबरिंग कंट्रीज का देना, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। जो पॉलिसीज हम, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ है, सेंसिटिविटीज वगैरह, वो होता है। मैं कुछ और बात कहूँगा, वी हैव टू, हमें जो बेसिक पॉलिसी है, सपोर्ट फॉर, हमारे जो सपोर्ट फॉर, टू मेक इट क्लियर, इनको ना कि हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हैं। बीच में इंटरफेरेंस तो हम करते नहीं हैं, एटलीस्ट हम कहते हैं हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल ना करें। लेकिन बहुत फर्मली जो हमारे सिक्योरिटी के लाइंस हैं वो समझा देना, और वो भी फिर से मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से, म्यांमार के साथ हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल कंट्रीज पे इंडिविजुअल पॉलिसीज बनानी होंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मस्ट स्टे द कोर्स। हमारा जो पॉलिसी बनता है, इलेक्शन साइकिल का पॉलिसी बनता है, बहुत शुक्रिया, वो थोड़ा मुश्किल है जी। प्रोफेसर एस टी मुनी, सुहासिनी हैदर और एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि हमारी विदेश नीति में एक रिविजिट करने की, थोड़ा सा परिवर्तन करने की, उसको फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, अगर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं और अपने हितों को भी प्राथमिकता देनी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।